मजबूरी है। आज है 2 मई 2024 और 2 मई 2011 यानी कि आज से 13 साल पहले इस्लामाबाद से चंद मील दूर वाक़ एबटाबाद का शहर, जहाँ से कोई ओबामा हमारा उसामा उठा के ले गया और हमें आज तक मालूम नहीं है कि ये किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे। 2011 वी वर इन द मिडल ऑफ द वॉर ऑन टेरर, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली जहाँ अमेरिका में या बाकी दुनिया में उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझते थे, तो पाकिस्तान और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट था उसकी वजह से उसामा बिन लादेन को हीरो भी समझा जाता था। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। इमरान खान तो डमी था, पाकिस्तान का हुक्मरान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये कहां से हो गए? पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ्स की हुकूमत रही है। लेकिन बहरहाल कौमी मफाद को से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी मफाद की माँ बहन करने वालों की माँ बहन कर दी जाएगी। बुरी निगाह से देखने वालों की आंखें नोच ली जाएंगी। कहीं इन बातों को सीरियस तो नहीं ले रहे भाई, मजाक था यार, क्यों दिल पे ले रहे हो, क्यों दिल पे ले रहे हो? आज तक वही कंस्पिरेसी थेरीज और साजिशी बयानिए चलते हैं कि नहीं वो तो वहाँ था ही नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक 70% पाकिस्तानी ये बिलीव करते हैं कि उसामा उस कंपाउंड में था ही नहीं। एस्टैब्लिशमेंट इज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड फोर्स इन दिस कंट्री। ये हमारे पॉलिटिक्स, देखें बात सुने, पाकिस्तान की जमहूरियत मैंने कभी इसको नहीं माना, पाकिस्तान की सियासत को सियासत नहीं माना, ये खबासत है। जो हमें सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे, हम एक अपकमिंग राइजिंग पावर हैं, ये वहाँ जाके इन्होंने अपना वो कमीज उठा के अपना पेट दिखाना शुरू कर दिया कि जी ये देख लें, टक देख लें कितने लगे हुए हैं, हम तो छलनी हुए हुए हैं। तो वाकई उसका असर है। इसके बाद कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? 4300 अरब रुपए का जो है ना आपका डेफिसिट है। उस भूखी नंगी कौम को सालाना सिर्फ 225 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या हुआ? 2 मरतबा आपने उसामा बिन लादेन को भी किया, चेक किया? नहीं जी, कई दफा। हाँ। हैरत की बात यह है कि इसका एक हिस्सा जो उसकी दुम थी हेलीकॉप्टर की, वो यहाँ रह गई। पाकिस्तान ने वो भी अमेरिका को वापस कर दी, इस डर से कि अमेरिकन ने कहा कि कहीं आप ये चीन को ना दे दें, ये हमारी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। मतलब कोई खुदा का खौफ करो, कभी इस तरह का काम हो सकता है? और वो भी पाकिस्तान में। यहाँ तो गाने बनाएंगे, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और दुश्मन के बच्चों ने जो हमारे बच्चों की बजानी है। इसके ऊपर जो पाकिस्तान का बाद में नैरेटिव सामने आया वो ये है कि हम अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ जो हमारे टैक्टिक्स थे उनको बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ बिठाया हुआ था, ताकि कल को अगर उनसे कोई काम लेना है तो उन्हें बताया जाए कि ये काम कर दें, अदरवाइज़ आपका बंदा हमारे पास है, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर तो वाकई पाकिस्तान की मिली भगत नहीं थी, तो इससे जो दूसरा सवाल उठता है ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आखिर हम इतने ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं। I'm asking what you specifically believe, because I saw a quotation from you. Yes, I think he died. He perished some years ago, and I think this was a story which was created. क्या एविडेंस है? कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफिशियल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो मान रही हैं कि हाँ जी हो गया, हम कह रहे हैं नहीं नहीं आपको नहीं पता, हमें पता है। तो खैर आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि मैं इस केस के हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, आपको ये बता दूँ कि ये एनालिसिस हमारा तकरीबन 2 किताबों के एनालिसिस के बाद और एक 11,000 अल्फाज की रिपोर्ट जो कि सीमोर हर्ष नामी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखी है, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के बाद हमने कंपाइल की है। वो जर्नलिस्ट वो है जिसने हमेशा अमेरिकन स्टेट को बुरी तरह बैश किया है, चाहे वो अबू गरीब की प्रिजन में जो जुल्म वो करते हैं उन पर उसने आर्टिकल लिखे हों, या फिर उसने 9/11 के हवाले से बात की हो, या उसने वियतनाम वॉर को एक्सपोज किया हो और साथ साथ ये रिपोर्ट लिखी हो। हमेशा वो अमेरिकन फ़ौज के ख़िलाफ़ रहा है। तो एक क्रेडिबल सहाफ़ी की ये 11,000 अल्फाज की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, इतनी सर खपाई के बाद आपको आइडिया होगा कि किस किस किस्म का मजाक इस कौम से होता रहा है। कहानी आपको सुनाता हूँ। होता इस तरह से है कि उसामा अमेरिका का पहले बहुत बड़ा डार्लिंग था और बेनज़ीर भी ये बात कर चुकी हैं। इसके अलावा बंदर बिन सुल्तान जो कि सऊदी बादशाह थे वो भी ये कह चुके हैं कि उसामा बिन लादेन दरअसल एक अमेरिकन स्पाई एजेंसीज़ की प्रोडक्ट थी, उन्होंने बनाया था। ये सऊदी शहरी के बारे में वहाँ की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों मानते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जब यूएस ने ऑपरेशन साइक्लोन किया, यानी कि अफ़गान जंग में मुजाहिदीन को पैसे दे के लड़वाया, तब वो बहुत हीरो था उनका। लेकिन 9/11 होती है और उसके बाद उसामा तो डिनाई करता है कि मैंने ये नहीं की, लेकिन अलकायदा का जो तर्जुमान है वो ये कहता है कि अभी ये एक झलक है, बहुत से ऐसे वाक़यात अभी होने हैं, क्योंकि हम जान हथेली पर रख के आए हैं, हम मरने से मोहब्बत करते हैं, आप जीने से करते हैं। तो उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, उसामा ने डिनाई किया, अमेरिका ने नहीं माना। वो टॉप 10 टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद था। इसके अलावा हक़ाइक़ ये बताते हैं इस रिपोर्ट के कि 2005 तक हिंदू कश के पहाड़ों में वो ज़िंदगी गुजार रहा था अंडरग्राउंड, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल ट्राइब्समैन को, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग थे,
उनको परसुएट करके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसामा बिन लादेन तक रसाई हासिल की, उसको गिरफ़्तार किया और एबटाबाद में लाकर रख दिया। और ये वो वक्त है जब ज़लज़ला पाकिस्तान में आया अक्टूबर का। उससे पहले भी ये कंपाउंड बन चुका था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक फोर्ट्रेस की झलक दिखाई देती थी कि एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे कोई किला होता है। तो बड़ी हैरत थी लोगों को कि इसकी विंडोज़ भी नहीं है बाहर की तरफ और बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े दरवाजे हैं। 2005 में हमने उसामा को अपना घर किराए पे दिया कि आएँ हमारे बिल्कुल पास आके बैठ जाएं और रहें, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें। इसके ऊपर जो पाकिस्तान का बाद में नैरेटिव सामने आया वो ये है कि हम अलकायदा और तालिबान के ख़िलाफ़ जो हमारे टैक्टिक्स थे उनको बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ बिठाया हुआ था ताकि कल को अगर उनसे कोई काम लेना है तो उन्हें बताया जाए कि ये काम कर दें, अदरवाइज़ आपका बंदा हमारे पास है, कुछ भी कर देंगे, ठीक है, या अमेरिकन को दे देंगे। तो उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे रखा हुआ था। इस बात का पाकिस्तान के कुछ हायर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को इल्म था। तो 2010 में क्या होता है कि एक एक्स पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल सईदुद्दीन, वो जाता है जॉनथन बैंक के पास। जॉनथन बैंक कौन है? CIA का स्टेशन चीफ है इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बंदा उठ के CIA के बंदे के पास जाता है, उसे कहता है कि आपका जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ना वो हमारे पास मौजूद है एबटाबाद में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ फेवर्स चाहिए। उसने कहा पहले अपना केस साबित करें। पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है इकबाल सईदुद्दीन का कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी बात सच निकलती है, वो टेस्ट पास करता है। उसके बाद अमेरिकन एक्टिव हो जाते हैं इस एरिया में। वो CIA वाले कुछ घर किराए पे लेना शुरू कर देते हैं एबटाबाद के इलाके में और घर किराए पे लेके वो सर्वेलेंस शुरू कर देते हैं इस कंपाउंड की। तो होता इस तरह से है कि शुरू में पहले एक ड्रोन स्ट्राइक प्लान की जाती है कि अगर उसामा यहीं हुआ तो इस घर पे ड्रोन मार के इसको तबाह कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, उससे आइडेंटिटी तो कंफर्म नहीं होगी, वो कंफर्म करने के लिए हमें कुछ और भी इकदाम करने होंगे ना। तो उसके लिए पहले तो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई बात नहीं की जाती कि हमें इल्म हो गया आपकी करतूत का। पहले सिर्फ पूछा जाता है कि आप बताएं अब भी उसामा किधर है। तो कियानी साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे और पाशा साहब जो कि प्रोजेक्ट खान के लिए आर्किटेक्ट थे, प्रोजेक्ट खान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में भी हिस्सा डालते हुए कहा कि नहीं हमें नहीं मालूम वो कहाँ है, हालांकि मालूम था। ठीक है, आगे चलते हुए अगर देखा जाए तो 2005 से 2010 के दौरान उसामा की वहाँ मौजूदगी का दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को भी कोई इल्म नहीं था। CIA भी बिल्कुल ला इल्म थी, उनकी सारी इंटेलिजेंस इस पर कुछ कारगर साबित नहीं हुई। ये भी हैरान कुन चीज़ आप देख लीजिए, शर्म की बात है उनके लिए। और इस सारे टाइम में ये रिपोर्ट ये बताती है कि सऊदीज़ को इल्म था कि वो यहाँ पर मौजूद है, अमेरिकन को मालूम नहीं था। ठीक है, तो होता इस तरह से है कि अब सोर्सेज ये बताते हैं कि इसी असना में एक डॉक्टर जो कि उसामा बिन लादेन का इलाज कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी बीमार था, कि वो उनका ख्याल रखें, उनका ट्रीटमेंट करें, इसके लिए उनको भी एक घर लेके दिया हुआ था वहीं पे कंपाउंड के करीब ही। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है, ये मैं एक्यूज़ नहीं कर रहा, ये रिपोर्ट सीमोर हर्ष की ये कहती है कि आमिर अज़ीज़ साहब भी दरअसल CIA के लिए काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सीमोर हर्ष। ठीक है, और ये काम करने का सबूत यहाँ से पैदा होता है कि $25 मिलियन का जो रिवॉर्ड अमेरिका ने अनाउंस कर रखा था कि जो भी उसामा तक रसाई दिलवाएगा उसको इस फ़ंड में से पैसे मिलेंगे। पहले जनाब तो हो गए इकबाल सईदुद्दीन साहब, जिन्होंने ये सारे ऑपरेशन का बताया। इसकी कंफर्मेशन के लिए आमिर अज़ीज़ का इस्तेमाल होता है और DNA टेस्ट यानी कि DNA सैंपल लेना था उसामा का, फिर साबित होना था ना कि कोई बंदा इस आइडेंटिटी का वहाँ पर मौजूद है। तो ये देखते हुए हेपेटाइटिस B की एक वैक्सीनेशन करने की एक गुंजाइश पैदा की जाती है। उसके बहाने सैंपल लिया जाता है, कंफर्म होता है कि ये उसामा है। तो सबसे पहले तो इकबाल सईदुद्दीन साहब गायब हो जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली को लेके वो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ जाके वो CIA के एडवाइज़र लग जाते हैं। आज भी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली के साथ अयाशी करते हुए आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान को रिपीटेडली एक्यूज़ करते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस को कि तुम्हें गद्दारी करते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन इकबाल सईदुद्दीन साहब का ये चेहरा देखें कि गद्दारी क्या होती है, वो ये होती है। अब आप कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसामा की इन्फॉर्मेशन किसी को देना गद्दारी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको वहाँ पर रखना रियासत का गलत फ़ैसला था, लेकिन एक नेशनल सीक्रेट चाहे वो जैसा भी है, वो किसी एक फ़ॉरेन कंट्री को बेच देना, उसके बदले एक शहरियत हासिल करके यहाँ से भाग जाना और $25 मिलियन में से एक बड़ा चंक अपनी जेब में डालना, इसे कहते हैं असल ट्रीज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान को बता दिया गया फॉर्मली, और किस तरह बता दिया गया कि पाशा साहब को अमेरिका बुलाया गया, वाशिंगटन में बैठा के उन्हें कहा गया कि जनाब ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है और हमें सब इल्म है। ठीक है, अब आप बताइए कि कॉपरेट करना है या फिर हम यहाँ से जो डॉलर का नलका खोला हुआ है इसको बंद करें।
तो ऑब्वियसली फिर उस वक्त तो गुजारा नहीं था डॉलर्स के बगैर, ना ही कभी रहा है पाकिस्तान का पहले। तो ये देखते हुए चूँकि ये रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त पाकिस्तान को एक एड के अलावा पर्सनल इंसेंटिव्स भी मिलते थे, और इसके लिए सेमोर हर्ष लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ऑफ द बुक पेंटागन फंड्स, यानी कि पेंटागन की तरफ से कुछ पर्सनल सीक्रेट फंड्स भी पाकिस्तान के उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी उसको दिए जाते थे, जिसमें उनकी लेमोजीन्स, उनकी सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करना शामिल था। तो उन्हें मालूम था कि अगर ये बंद हो गया तो काम तो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर कुछ बातें आपको हमारी भी माननी पड़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबामा के लिए क्या रिस्क था? पहला जो रिस्पांस आया बराक ओबामा का उस वक्त में वो ये था कि मैं मान ही नहीं सकता कि एबटाबाद में इतना हाई वैल्यू टारगेट पाकिस्तान ने बिठाया होगा, पहले एविडेंस कलेक्ट करो फिर बात करना, मेरा दिमाग ना खाओ। लेकिन जब एविडेंस कलेक्ट हुआ तो वो भी हैरान हो गया कि ठीक है यार, ये तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह हो सकता है। तो इसके बाद में अब मामला बढ़ते हैं ऑपरेशन तक पहुंचने तक कि किस तरह से उसामा को वहाँ से पकड़ के निकालना है। उसके लिए एक मीटिंग होती है अप्रैल 2011 में, यानी कि इस ऑपरेशन से चंद रोज़ पहले, और ये मीटिंग होती है पिंडी में, जहाँ पर CIA के डायरेक्टर लेओन पनेटा जो उस वक्त मौजूद थे, उनकी मीटिंग होती है पाशा साहब से जो कि ISI चीफ थे। और इस मीटिंग में दो किस्म की कमिटमेंट्स होती हैं। अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट ये मांगी जाती है कि पैसे आपको मिलते रहेंगे लेकिन आपने हमारे ऑपरेशन के रास्ते में नहीं आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऑपरेशन कर रहे हों तो आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें या सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दें या रडार सिस्टम को एक्टिव कर दें, बिल्कुल नहीं करना। तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पैसे मिलते रहने चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन होने दें, सब मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक मामला आगे बढ़ना शुरू हो गए। और साथ साथ ये कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क ये था कि पाकिस्तान किसी सूरत चाहता नहीं था कि ये ख़बर आवाम तक पहुँचे या सामने आए या न्यूज़ में आए कि हम इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर ये आती है तो पहला थ्रेट तालिबान है। तालिबान तो कभी माफ़ नहीं करेंगे और वो आगे से रेजिस्ट करेंगे कि ये आपने कैसे कर दिया, ये एनिमी कंट्री है। दूसरी चीज़ ये कि पब्लिक प्रेशर, आवाम भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाएगी, हो सकता है कि मुजाहरे शुरू हो जाएं, एहतजाज शुरू हो जाएं। तो ये सारा कुछ देखते हुए उन्होंने कहा कि ये आप इंश्योर करें। इसमें वो लिखता है कि पाशा एंड कियानी वर टास्क टू इंश्योर दैट पाकिस्तान एयर डिफेंस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द US चॉपर्स, यानी कि पाशा और कियानी साहब को यह टास्क मिला कि आपने इंश्योर करना है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इस दौरान एक्टिव नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये कि सेमोर हर्ष की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अमेरिका का एक सेल था तरबेला गाजी में, वो इस ऑपरेशन की लाइव कम्युनिकेशन कर रहा था, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लोग थे और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में मौजूद नेवी सील्स के लोग थे। नेवी सील्स वो स्पेशल ग्रुप था जिसने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। तो इस तरह से ऑपरेशन की राह हमवार होती है। ठीक है, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन से ऐन पहले एबटाबाद में बिजली चली जाती है, लाइट बंद हो जाती है, और इसके बाद में जो सारे गार्ड्स थे इस कंपाउंड के वो भी गायब हो जाते हैं ताकि कोई रेजिस्टेंस सामने ना आए। आप लोग सोच रहे थे रात के अंधेरे में हो गया, किसी को इल्म नहीं था, लेकिन इससे पहले की ये कहानी सुनिए जिसमें एक एक चीज़ अग्रीड थी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जिसको आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज नहीं किया गया, जो एक वाहिद सबूत होता है किसी भी सहाफ़ती पीस का। यहाँ से आगाज़ होता है जी ऑपरेशन का। तो 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 स्टेल्थ हॉक्स होते हैं और ब्लैक हॉक्स जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो चिनूक्स होते हैं, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन यही है नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 4 हेलीकॉप्टर तकरीबन 11:20 पर अफ़गानिस्तान की जलालाबाद बेस से पाकिस्तान की हदूद में 11:20 पे एंटर होते हैं और तकरीबन आधे घंटे का सफ़र करके ये 12:15 के अराउंड तकरीबन ये लैंड करते हैं एबटाबाद के कंपाउंड के बाहर। और वहाँ पर लैंड करते हुए ये बताया गया कि एक मिसहैप होता है और इसमें से एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्लैक हॉक की बात कर रहा हूँ। अब इस पर 2 नैरेटिव हैं। पहला ये कि ये अमेरिकन्स ने खुद किया ये कवर स्टोरी बनाने के लिए कि वहाँ पर तो बहुत हमें पाकिस्तानी फ़ौज से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, उन्होंने हमें मारा, हमने उनको मारा और उसामा को छीन के ले आए, तो इसलिए उन्होंने जान के किया। नंबर 2, दूसरा ये कि ये एक्चुअल में एक हादसा हो गया, वो सही से लैंड नहीं हुआ, उसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए उसको बाद में अमेरिकन्स ने खुद ही बर्बाद कर दिया, उसको एक्सप्लोजन से उड़ा दिया। हैरत की बात यह है कि इसका एक हिस्सा जो उसकी दुम थी हेलीकॉप्टर की वो यहाँ रह गई, पाकिस्तान ने वो भी अमेरिका को वापस कर दी, इस डर से कि अमेरिकन्स ने कहा कि कहीं आप ये चीन को ना दे दें, ये हमारी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, तो हमें अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो कि हमारी हदूद में घुस के हमारी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा था रात के अंधेरे में खुलेआम, तो उस दौरान जो एक दुम का टुकड़ा रह गया हेलीकॉप्टर का, वो भी हमने वापस कर दिया कि सॉरी ये आपका ना यहाँ रह गया था। जिस तरह हम आजकल कहते नहीं है कि बाजी आपका दुपट्टा जो है ना वो साइकिल या बाइक के टायर के अंदर आ रहा है, इसको उठा लें, इस तरह ही हमने वो कहा कि ये भी ले जाएं, गलती से आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हुए
तकरीबन 40 मिनट नेवी सील्स के जो लोग थे वो अंदर कंपाउंड के रहे। कहानी जो उन्होंने बताई वो ये है कि अंदर एंटर होते हैं और बताया ये गया कि वहाँ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। दूसरी बीवी जो उसामा की अंदर मौजूद थी वो वापस भागी, उसकी टांग में फ़ायर किया उन्होंने। इसके बाद बताया यह गया कि उसामा ने रेजिस्ट करने की कोशिश की और हमने उसको मार दिया। अब ये बिल्कुल झूठ है, रेजिस्टेंस की कोई ख़बर सामने नहीं आती। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि ये बिल्कुल झूठ था कि असल में सेल्फ़ डिफेंस में उसामा को मारा गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, सीमोर हर्ष कहता है। और बहुत से लोग तो नेवी सील्स के ये भी मजाक उड़ा रहे थे कि हमने तो टुकड़े कर दिए उसके फायर मार मार के। और रास्ते में फिर इस रिपोर्ट में ये लिखा कि कुछ नेवी सील्स ने ये कहा कि रास्ते में हिंदू कश के पहाड़ों के ऊपर हमने बॉडी बैग में से उसके कुछ जिस्म के हिस्से निकाल के यूँ फेंके हैं। तो इस तरह की हरकतें वो कर रहे थे वहाँ पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये आउट ऑफ सिंपथी है, बल्कि आउट ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज एक आर्गूमेंट हो रहा है कि अगर आपने किसी प्रिजनर को पकड़ा है तो आप उसको मिसट्रीट नहीं कर सकते अगर आप वाकई ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक ह्यूमेन कंट्री हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्लान मर्डर को उन्होंने सेल्फ डिफेंस बनाया और इसके बाद में झूठ बोलने का आगाज़ ऐसा शुरू होता है। तो इसके बाद में ये फेज़ आता है कि ये ऑपरेशन तो हो गया ख़त्म। इस दौरान इलाके में कुछ लोग इकट्ठे हुए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। अल जज़ीरा ने पब्लिश किया कि किसी को इस ऑपरेशन का इल्म नहीं था सिवाय जनरल कियानी के, क्योंकि जनरल कियानी को इस ऑपरेशन शुरू होने के 40 मिनट बाद कॉल आई अमेरिका से कि जनाब हमारे वो प्यारे भाई एबटाबाद में घुसे हुए, उनका ख्याल रखिएगा। तो ये देखकर उन्होंने फिर बाद में अलर्ट किया एयरफोर्स को और तकरीबन 45 मिनट बाद पाकिस्तान को होश आई और ये ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। आखिरी हेलीकॉप्टर 2.5 से 3 घंटे के दौरान पाकिस्तान की हदूद को छोड़ के वापस अफ़गानिस्तान उसामा की बॉडी लेके उतर गया। लेकिन यहाँ से ना किसी रडार ने कैच किया, ना किसी को अलर्ट किया गया, ना ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस सामने आई। पुलिस हो या कोई और वहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी सब ने रोक दिया आवाम को कि आगे मत आइएगा, यहाँ ज़रा अहम काम हो रहा है। रिस्पॉन्स सुनिए कि रिस्पॉन्स ये होता है कि उसामा बिन लादेन के इस ऑपरेशन को ओबामा साहब फ़ौरन अनाउंस कर देते हैं टीवी पे आके। तो पहली चीज़ ये कि उन्होंने जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ के फना कर दिया, जो कि 7 रोज़ वेट करने का एग्रीमेंट था। क्यों किया? इसीलिए किया कि उनका इलेक्शन था आगे, उन्होंने जल्दी से इसको कैश करवा के हीरो बनना था, वो बन गए। ये करने के लिए ओबामा साहब ने तकरीर कर दी। तकरीर करते हुए भी उन्होंने क्या कह दिया सुने, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द काउंटर टेररिज्म विद एफर्ट विद पाकिस्तान हेल्प्ड अस टू गेट टू उसामा बिन लादेन। यानी कि पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मदद के बगैर उसामा हमारे हाथ नहीं था आना। तो ये कहकर उन्होंने कियानी साहब का और पाशा साहब का कवर खोल दिया और उनको कर दिया एक्सपोज और ख़ुद बन गए चैम्पियन। और जो मुआहदा किया पाकिस्तान से उसको तोड़ दिया। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का पहला बयान जो कि कई घंटों बाद सामने आया वो ये था कि दुनिया भर के टेररिस्टों के लिए ये बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है, यानी कि पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, जिनका क्या कसूर हो सकता है? किसी को आपको लगता है कोई बताएगा सिविलियन पीएम्स को? जिस तरह कारगिल में नवाज़ शरीफ को एक जलसे के दौरान आके किसी ने कान में कहा कि आपके प्यारे भाई बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं हिंदुस्तान की तरफ, इसी तरह यहाँ भी गिलानी साहब को टीवी लगा के पता चला होगा कि अच्छा ये भी हो गया। और इसमें गिलानी साहब का कसूर नहीं है, ये तो ओवरऑल एक सिविलियन लीडरशिप का एक ऐसी पाकिस्तान में एक नासूर है कि उसमें कोई ताकत छोड़ी ही नहीं गई। तो बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली बाहर जाके, ये पैसे लेकर अमेरिकन से जो कि ट्रीजन के पैसे थे, अपने नेशनल सीक्रेट्स को बेच के, उन्होंने इम्प्लिकेशंस नहीं बर्दाश्त किए टेररिज्म के, वो हमने और आपने किए हैं। आपके एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर क्या कहा कि शहीद उसामा बिन लादेन। यहाँ पर अगर लोकल्स की बात की जाए तो 70-80 हज़ार लोग यहाँ पर मरे दहशतगर्दी से, लेकिन वो सारा डैमेज जो है वो आम आदमी ने, हमने और आपने पे किया, उन लोगों ने नहीं किया जिन्होंने इन सीक्रेट्स को बेचा। इसके अलावा इन टेररिस्टों को ऐसी जगहों पर आकर हार्बर फराहम किया जो कि अवामी जगह थी, यानी कि पाकिस्तान के आम शहरियों के रहने के घरों के दरमियान में ला के बैठा दिया उनको। तो अगर आपने इस किस्म की नासूर से बचना है तो आपको इस स्टेट को मज़ीद ऐसा बनाना पड़ेगा जहां हर किस्म की इन्फॉर्मेशन इस तरह की जो कि तबाहकुन हो सकती है वो आवाम से शेयर की जाए, ऑब्सक्योरेंटिज्म ना बनाया जाए और ऐसी रियासत ना क्रिएट की जाए जिसके तहत ऐसे फ़ैसले हों जो बंद कमरों में हों और कौम के मुस्तकबिल के हों। इससे पहले भी पाकिस्तान की बहुत सी टेरिटरीज़, बहुत से एसेट्स, बहुत से रिसोर्सेज हम इस तरह बेच चुके हैं आवाम से पूछे बगैर, उनसे शेयर किए बगैर। तो ये सारा वाक़या आपको ये बताता है कि हर वो फ़ैसला जो कि छुपा कर किया जाएगा, बदनीयती से किया जाएगा और जिसमें ट्रीज़न का एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपको
आपको ज़ाती प्रिविलेज मिल रहा है, उससे कौम को एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि एक तो सारी दुनिया मजाक उड़ाएगी कि ये वो मुल्क है जो टेररिस्ट को हार्बर करता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि ऐसे इक़दामात से कल को भी आपसे कोई आकर इंगेज करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि आप दुनिया भर से झूठ बोलते हुए पकड़े जाएंगे, एक तरफ तालिबान से, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से, फिर अमेरिकन से, और बताएंगे उनको ये कि हम आपके कोलेशन पार्टनर्स हैं। तो इस वाक़े का जो सबक है, जो क्रक्स है, वो यही है कि शफाफियत हुक्मरानों की अगर क्लेम नहीं होगी और अगर शफाफियत नहीं आएगी अवामी फ़ैसले करने में, तो फिर हर वो फ़ैसला जो किया जाएगा वो अवाम के ख़िलाफ़ ही होगा।